सभी को हमारा नमस्कार और स्वागत है आपका हिस्ट्री कनेक्ट चैनल पे। आज हम लोग यूपी पीसीएस में जो मेंस की तैयारी होती है उसके बारे में बात करने के लिए आए हैं। चूँकि आप लोगों ने 12 अक्टूबर 2025 को जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था, तो उसी के आधार पर हम लोग बात करेंगे कि अब हम लोग के लिए मेंस के लिए रणनीति आखिर होना क्या चाहिए। चूँकि जिन लोगों ने भी पीसीएस का एग्ज़ाम दिया है उनका जो है रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। तो अब जो है बिना देरी किए हुए हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग मेंस की तैयारी कैसे करें उस पे आ जाए, चूँकि टाइम बहुत कम होता है। और जैसा कि हम लोग सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, फिर उसमें हम लोग क्या पढ़ाएंगे उसके ऊपर फिर डिटेल से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस का जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसका जो है सिलेबस क्या है और इसकी जो है रणनीति हम लोग किस प्रकार से निर्धारित करेंगे। लेकिन हम लोग सिलेबस पे आने से पहले कुछ जो है जनरल बातों पे आते हैं, और हमने अपने जो है कार्यक्रम में किन किन बातों को इंक्लूड किया है पहले वो आप लोगों को क्लियर कर दे, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि हमारा जो है आखिर रणनीति किस प्रकार का होगा। आप लोगों ने पहले भी जो है हमारे चैनल पे इतिहास से रिलेटेड वीडियो देखे हैं। चाहे अगर हम बात करें यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स की, तो हमने पूरे जो है तैयारी आप लोगों को करवाया है, जो कि पूरा वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध भी है, जिसमें हम लोगों ने क्रैश कोर्स से शुरू किया था। और इसमें हम लोगों ने प्रीलिम्स के लिए एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया तीनों को कवर किया था। चूँकि जो है वर्ल्ड हिस्ट्री पीसीएस के पीटी में तो पूछा नहीं जाता है, तो हम लोगों ने उस समय इसे कवर नहीं किया था। लेकिन अभी जो हम आंसर राइटिंग की बात करेंगे उसमें हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री का मूल मुद्दा है उसे भी जो है इसमें कवर कर ले। और ज़्यादा नहीं, चूँकि वर्ल्ड हिस्ट्री से 1 या 2 प्रश्न आते हैं, तो हमारा इसमें पूरा प्रयास रहेगा कि उस बातों को आपको मैं बेसिक से भी बताऊं, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन का पैटर्न है और उन्होंने जिस प्रकार से प्रश्न को पूछा है उसे आपको डिफाइन करता चलूं, ताकि इसमें आपको 2 बात का फ़ायदा होगा। एक तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और दूसरा जो बच्चे नए होंगे इसमें उन्हें भी जो है इस बात का फ़ायदा हो जाएगा। तो आइए पहले हम कुछ जो है मूलभूत मुद्दों पे बात करते हैं कि आखिर हम जो है इसमें कैसे आप लोगों को गाइड करेंगे। जैसे कि बहुत बच्चों का प्रश्न होता है सबसे पहले कि आखिर यूपी पीसीएस का सिलेबस क्या है, तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो है हम तैयारी कैसे करें, हमारी तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, तैयारी की रणनीति। और तीसरी बात ये कि आखिर जो है हम आपको जब पढ़ा रहे हैं या फिर हम आपको जब गाइड कर रहे हैं, तो आखिर मैं किस आधार पे आपको गाइड कर रहा हूँ उसके ऊपर भी बात करेंगे। यानी हमारी पहचान कह लीजिए या फिर क्रेडिबिलिटी कह लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें कि आखिर जो है आपको जो है आंसर राइटिंग क्यों करना चाहिए, आंसर राइटिंग क्यों करना चाहिए। फिर अगले प्रश्न पे हम लोग आएंगे और जिसमें हम लोग बात करेंगे कि इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं और उसमें हम लोग बात करेंगे कि जिनका पीटी क्लियर हो रहा है, जिनका पीटी क्लियर हो रहा है उनको क्या करना चाहिए, जो बॉर्डर लाइन पर हैं उन्हें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, या फिर जिन बच्चों का पीटी एग्जाम नहीं हो पा रहा है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पीटी जिनका नहीं हो रहा है। तो आइए एक एक मुद्दों पे हम लोग पहले बात कर लेते हैं। ये बेसिक मुद्दे हैं, क्योंकि हम लोग जब तक इस मुद्दे को नहीं जानेंगे तब तक जो है हम अपनी रणनीति को डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो आइए पहले शॉर्ट में 1-2 मिनट में इसे क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो इसमें अगर हम बात करें सिलेबस की, इसमें अगर हम लोग बात करें सिलेबस की, तो आपके मेंस में जो पूछा जाता है जीएस, इसमें लगभग 6 जो है जीएस का पेपर है, जिसमें हम लोग जो तैयारी करेंगे वो जीएस पेपर 1 का करेंगे। और जीएस पेपर 1 में जो है 3 टॉपिक जो है कवर किया गया है। सबसे पहला जो है वो इतिहास से रिलेटेड है। दूसरा जो टॉपिक आपका है उसमें भूगोल है।
और तीसरा जो इसमें टॉपिक है उसमें भारतीय समाज से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं, भारतीय समाज। अब अगर हम बात करें इन तीनों टॉपिक की, तो इतिहास में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आप देखेंगे कि मूल रूप से इसके अंदर जो है 4 सब टॉपिक बनाए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो एंशिएंट एंड मेडाइवल इंडिया, इसमें जो है कला और संस्कृति से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। फिर आ जाते हैं हम मॉडर्न इंडिया, इसमें आप देखोगे तो कैसे जो है ब्रिटिशों ने भारत को गुलाम बनाया और गुलाम बनाने के पश्चात उसने भारत पर किस प्रकार की अपनी रणनीति अपनाई थी, और उसके बाद भारतीयों के द्वारा उसके प्रतिरोध में उनके प्रतिरोध में जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए उससे संबंधित मॉडर्न इंडिया में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी का अगर हम अगला पार्ट बात करें तो भारत का जो विभाजन हुआ है, भारत का विभाजन और सरदार पटेल के द्वारा भारत का जो एकीकरण किया गया है उससे रिलेटेड इसमें प्रश्न पूछते हैं, यानी रियासतों का एकीकरण। और इसमें जो लास्ट टॉपिक पूछा जाता है, इसका जो सब टॉपिक है वो है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, या फिर कह सकते हैं विश्व इतिहास। तो हम जो आपको गाइड करेंगे उसमें मूल रूप से इतिहास सब्जेक्टों का पढ़ाएंगे। चूँकि आप देखोगे कि हम लोगों ने पहले भी आपको इतिहास से संबंधित गाइड किया है, तो हम यहाँ पूरा प्रयास करेंगे कि जो इतिहास से रिलेटेड प्रश्न पहले पूछे गए हैं, इतिहास से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसे हम आपको कवर करवाएं, और इससे संबंधित आपको जो है कैसे आंसर राइटिंग करना चाहिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और आगे अगर टाइम मिलता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि भूगोल और भारतीय समाज, इससे भी जो रिलेटेड प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं, इसमें हम लोगों की रणनीति क्या होना चाहिए इसके बारे में भी बात हम लोग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग का जो मेन मुद्दा है वो इतिहास रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इतिहास जो जीएस पेपर 1 में पूछा जाता है वो आखिर कितने मार्क्स का होता है। यूपीपीसीएस में जीएस से जो रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं वो 5 पेपर होते हैं, और पांचों पेपर जो है वो 200-200 मार्क्स का होता है, यानी 1000 नंबर का आपका हो गया जीएस पेपर। तो उसमें हमारा जो पहला पेपर होगा जीएस 1, उसमें 3 टॉपिक होंगे, और इसके अंदर हम लोगों ने बात किया कि इसके सब टॉपिक कौन से हैं। अब अगर आप 200 मार्क्स को 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो लगभग जो है 60 से 65 मार्क्स आप रख सकते हैं। तो प्रत्येक विषय से जो है लगभग 65 से 70 मार्क्स, या फिर कभी कभी कोई विषय से ज़्यादा हो जाता है, कोई से कम रहता है, तो आप एवरेज मान सकते हैं कि 60 से 65 नंबर का जो है एक जो है टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पूरा फोकस रहेगा वो इतिहास पे रहेगा, और इसकी तैयारी हम लोग कैसे करें जो यहाँ पर हम लोग अच्छा स्कोर कर जाए, तो इसी के लिए हम लोग आज रणनीति बनाने आए हैं। इसकी चर्चा हम लोग डिटेल से अभी करने जा रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड पहले कुछ अन्य जो प्रश्न हैं जो आपके मन में क्यूरियोसिटी होगा उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग अपने सब्जेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहला जो इसमें प्रश्न उठता है कि तैयारी की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, तो इसमें हम लोग आगे बात करेंगे हमारी तैयारी की रणनीति कैसे होना चाहिए। तो अगर रणनीति की बात करें तो इसमें क्या हम लोग क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, जिसे हम आंसर राइटिंग कहते हैं। और आंसर राइटिंग में हम ये नहीं करेंगे कि आपको जो है एक मॉडल आंसर देंगे और वो आप लिखोगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इसमें किस प्रकार से अपनी बातों को रख सकते हैं वो हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें क्वेश्चन आंसर लिखाने की तो वो तो फिर मार्केट में भी बुक उपलब्ध है, और उससे आपका जो है तर्क शक्ति जो है डेवलप भी नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पे प्रयास करेंगे कि जो प्रश्न की प्रकृति है वो क्या कहती है, और उससे हम जो है कैसे अपने आंसर को सही दिशा में ले जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर पूरा प्रयास रहेगा कि जिस टॉपिक को आप लोगों ने कवर पहले नहीं किया है उसे भी अगर यहाँ पे प्रश्न में आता है तो पूरा इंटायर जो है हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ कोई भी टॉपिक हो उसका हम लोग बेसिक भी यहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे,
और साथ ही जो प्रश्न जो पूछा गया है उसके ऊपर हम लोग बात तो करेंगे ही। अगला मुद्दा है कि आखिर हमारी पहचान क्या है। तो इसमें हम लोगों ने आपको प्री के लिए जो पढ़ाया उसमें से लगभग यूपीपीसीएस में लगभग 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसमें से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट जो है हम लोगों के क्लास से आया है। यूट्यूब पे जो है पूरा वीडियो इसमें अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये ज़्यादा क्लास में नहीं है, बल्कि आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 30 लेक्चर हम लोगों ने लिया है। इसमें हम लोगों ने एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न इंडिया तीनों को कवर किया है। आप इसे जो है देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो हम लोगों ने आपको जो पढ़ाया है और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन करवाया था उसी से आप देखोगे तो कमोबेश जो है इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। मैं ही नहीं बल्कि अगर कोई भी टीचर आपको इस तरह से तैयारी करवाते हैं और PYQ को आपको करवाते हैं तो लगभग जो है आपका इतिहास सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर हो जाता है। और वही हम लोगों ने यहाँ पर प्रयास भी किया। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मेरा नाम जैसे अंगद हुआ, हमने जो है UGC नेट क्वालिफाई किया है। हमने भी आप लोगों की तरह जो है UPSC का प्रिपरेशन किया था। हालांकि फाइनल राउंड तक तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन जो है इसमें हम लोगों को मेंस लिखने का अच्छा खासा अनुभव है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें और बिहार में जो PCS का एग्ज़ाम होता है उसका भी मेंस लिखने का अच्छा अनुभव है। और वही अगर हम बात करें तो UGC के तरफ से एक एग्ज़ाम होता है जिसे UGC नेट कहते हैं, जिसे पास करने के बाद आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं। तो वो हमने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रखा है और हमारे पास कुछ दिनों का जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है। इसके साथ ही मैं खुद अभी भी UPSC के प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है जो है इसमें जो है प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और इसका जो है पैटर्न कैसा होता है, और इससे हम अभी भी जुड़े हुए हैं तो आपको हम मदद कर सकते हैं। दूसरी ओर आपके मन में सवाल उठ सकता है कि सर जो है खुद तैयारी कर रहे हैं तो आपको हम किस प्रकार से करवाएंगे। तो हमने जो बताया अभी, तो इतिहास सब्जेक्ट में जो हमने उपलब्धि हासिल की है UGC नेट की, और पिछले जो है मुझे लगभग जो है 2 साल से पढ़ाने का भी अनुभव है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हमने जो YouTube पर आपको पढ़ा रखा है उससे आपका जो है प्रश्न भी हल हो जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप विश्वास कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हम लोग आंसर राइटिंग जो है किस प्रकार से करेंगे। तो अगर हम बात करें आंसर राइटिंग की, तो इसमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको पहले सिलेबस से अवगत करवाएं और जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उसी के अनुरूप आपको तैयारी करवाएं। और इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये जो UPPCS का जो एग्ज़ाम है उसमें प्रश्न कितने आते हैं और इसमें कितने जो है शब्दों में आपको उत्तर देना होता है, एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स डिसाइड होता है। चूँकि जब तक हम इन सभी बातों को नहीं जानेंगे तब तक एक अच्छा जो है आंसर राइटिंग संभव नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें कि आखिर इस एग्ज़ाम का पैटर्न किस प्रकार का है और इसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें जो हम तैयारी आप लोगों को करवा रहे हैं GS पेपर 1, उसमें भी हमने बात किया आपको हिस्ट्री में जो है टॉपिक जो डिसाइड किया गया है वो आप देखेंगे तो 3 लाइन में ही अपना सिलेबस को कवर कर लिया है। जैसे कि अगर पहला टॉपिक की हम बात करें तो उसमें है 18वीं सदी के मध्य से लेकर वर्तमान या फिर आधुनिक इतिहास की घटनाएं, प्रमुख व्यक्तित्व, और इसमें एक बात और है जो विषय, यानी इसमें 1757 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक जो भी घटनाएं घटी है उसको इस टॉपिक के माध्यम से कवर कर दिया गया है। इसमें देखेंगे तो एक लाइन में हालांकि बोल जरूर दिया गया है, लेकिन इसे सब टॉपिक में डिवाइड करेंगे तो लगभग आपको 25 से 30 टॉपिक मिल जाएंगे। तो एक लाइन पे हमें नहीं जाना है बल्कि इसके पूरे डिटेल्स पे हम लोग देखेंगे अभी।
दूसरा जो टॉपिक इन्होंने कवर किया है उसका नाम है स्वतंत्रता संग्राम। इसमें जो मेन रूप से बताया गया है उसमें भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय और स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाने वाले प्रमुख व्यक्तित्व और जो विषय हैं इससे रिलेटेड उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। वहीं अगर हम बात करें इसके तीसरे सब टॉपिक की तो भारत का एकीकरण, इसको जो है कवर किया गया है। वहीं अगर आप इसके पूरा डिटेल्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 18वीं सदी के मध्य की बात करें तो ये लगभग 1757 से शुरू होती है, जिसमें अगर मुख्य रूप से बात करें तो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, या फिर अगर हम लोगों ने जो पढ़ाया था उसमें आप देखोगे तो इस काल को हम 3 भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे कि अंग्रेजों के द्वारा जो अपनाई गई थी वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक चरण और वित्तीय चरण, उन तीनों में अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में ब्रिटिश नीति लागू की गई थी, चाहे वो राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर सांस्कृतिक हो, उसी को इसमें मेन रूप से पढ़ना है। और दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति से लेकर आगे जो भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में घटनाएं हुई है उसे इसमें पढ़ा जाता है। चाहे तो अगर हम छोटा सा अगर उदाहरण लें तो कांग्रेस की स्थापना, स्वदेशी आंदोलन, गांधी जी का आगमन और उसके पश्चात जो भी आंदोलन चले हैं, चाहे वो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हो, असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, मतलब आगे जो भी मतलब स्वतंत्रता तक मतलब गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाए गए हैं उसे इसमें इंक्लूड किया गया है। और तीसरा जो हमने अभी यहाँ पे बताया भारत का एकीकरण, इसमें अगर बात करें तो 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय भारत में बहुत जो है बड़ी चुनौती थी भारतीय रियासतों का एकीकरण। चूँकि आप देखोगे तो ब्रिटिश भारत में तो कुछ क्षेत्र थे और कुछ जो क्षेत्र थे वो देसी रियासत के थे। तो स्वतंत्रता के समय अंग्रेज जब वापस जाने लगे तो ब्रिटिश रियासत के तहत जो क्षेत्र आते थे उसके ऊपर तो अधिकार दिया ही गया, लेकिन आप देखोगे जो देसी रियासत थे उसमें से बहुत ऐसे रियासत थे जो भारत में मिलना नहीं चाहते थे या फिर जो है वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो उसको लेकर क्या समस्याएं हुई है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो हम प्रयास करेंगे कि जब जहाँ पे जिससे रिलेटेड प्रश्न आएगा हम लोग उसका व्याख्या वहीं पे करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोगों ने अभी ये सिलेबस देख लिया कि आखिर यूपीपीसीएस के मेंस में जीएस का फर्स्ट जो पेपर है उसका सिलेबस क्या है। अब आइए इसके थोड़ा और डीप में जाते हैं और देखते हैं इसमें जो है कितने अंकों का प्रश्न होता है और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर जो है हम इसके बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे। पेपर 1 में जो आपके प्रश्न होंगे उसकी संख्या है 20। पेपर 1 ही नहीं, 1 से लेकर 5 तक जो भी है उसमें 20 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका 2 खंडों में विभाजन है, खंड ए, खंड बी। खंड ए से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खंड बी से 10 क्वेश्चन, तो 10 और 10 कुल मिलाकर आपके प्रश्न हो गए 20। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है और सभी प्रश्नों के लिए जो है बराबर अंक दिए जाते हैं। यहाँ पे बराबर से थोड़ा आपको मैं समझाना चाहूँगा, यानी 10 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय में उसका मार्क्स आपका रहेगा 8 नंबर का और क्वेश्चन रहेगा 10, यानी यहाँ पर देखा जाए तो 80 मार्क्स का ये आपका हो गया खंड ए से। दूसरी तरफ अगर बात करें खंड बी की तो इसमें क्वेश्चन की संख्या तो वही सेम 10 ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मार्क्स जो है 12 मिलेंगे, तो कुल मिलाकर आपका हो गया इधर 120 मार्क्स और इधर हो गया आपका 80 मार्क्स। तो टोटल जो आपका हो जाता है वो है 120 प्लस 80 बराबर 200। ये हुआ आपका पेपर 1 का टोटल जो है मार्क्स। और क्वेश्चन की जहाँ तक बात करें तो 10 जो है लघु उत्तरीय और 10 जो है दीर्घ उत्तरीय,
यानी कुल हो गया आपका 20 प्रश्न। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं इसके लिए आपको टाइम कितना मिलेगा। तो टाइम की अगर बात करें तो 3 घंटे का समय आपको मिलेगा इसे हल करने के लिए। तो यहीं पे जो है चुनौती उत्पन्न होती है। जब तक आप जो है इसका प्रैक्टिस नहीं करते रहिएगा तब तक जो है अचानक से परीक्षा हॉल में और इस प्रश्न को हल करना थोड़ा जो है चुनौतीपूर्ण आपके लिए हो सकता है। आपके लिए ही नहीं बल्कि सभी बच्चों के लिए हो सकता है, क्योंकि आप देखोगे इसके हम थोड़ा डिटेल्स में जाएं तो पता चलेगा आपको कितना वर्ड जो है प्रति मिनट जो है लिखना पड़ता है। थोड़ा आइए हम इसके डिटेल्स में जाते हैं। हम अभी जो है इसके इसलिए इतना डिटेल्स में जा रहे हैं और इनके बारीकियों को समझा रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे कि बहुत बच्चे इस बात को जो है इग्नोर कर देते हैं और उन्हें लगता है कि डायरेक्ट वो एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और वो अपने प्रश्न को हल कर जाएंगे। लेकिन आप इसे अगर सूक्ष्म परीक्षण करेंगे तो पता चलेगा कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आप शुरुआत से जो है इसमें तैयार नहीं रहते हैं। तो आइए थोड़ा हम इसे डिटेल से देखते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन कौन सी चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती है। हमने यहाँ पर जैसे आपको बताया कि खंड ए और खंड बी प्रश्नों की संख्या हमने बताया दोनों में इक्वल है 10-10 और मार्क्स की संख्या बताया 8 और इधर हो गया 12। अब बात है जो 8 नंबर का जो प्रश्न होगा उसका जवाब आपको कितने शब्दों में देना है। तो इसकी जो शब्द सीमा है वो 125 है और इसका जो वर्ड लिमिट है वो है आपका 200 शब्द। 200 शब्द। तो थोड़ा अब इसके डीप में जाते हैं, इसमें भी शब्द लिख देता हूं। तो टोटल जो शब्द हो गए आपके वो हो गए 125 और इधर हो गया आपका 10 क्वेश्चन, तो लगभग हो गया आपका 1250 वर्ड में आपको जो शॉर्ट में आंसर देना है उसका हो गया। और वही अगर हम बात करें जो थोड़ा लॉन्ग में आंसर देना है तो उसका हो जाएगा आपको 200 शब्द प्रत्येक क्वेश्चन के लिए है और क्वेश्चन कितना है 10, तो ये हो गया आपका 2000 शब्द। टोटल आप करेंगे तो 2000 प्लस 1250 यानी 3250 वर्ड्स जो है आपको पूरे 3 घंटे में कवर करने हैं। ऐसे तो सुनने में ज़्यादा भी लग सकता है और किसी बच्चे को कम भी लग सकता है, लेकिन थोड़ा और इसके अंदर में जाते हैं तब जो है हमें इसकी चुनौती ज़्यादा समझ में आएगी। तो ये जो 3250 वर्ड्स लिखने हैं वो आपको 3 घंटे में लिखने हैं। 3 घंटे को आप डिवाइड करेंगे तो 60-60-60 यानी 180 मिनट। और इसे आप जब डिवाइड करोगे तो लगभग 1 घंटे में आपको आ जाएगा लगभग 1083-84 जो हो इसके आसपास जो है 1 घंटे में शब्द लिखने पड़ेंगे। अभी भी उतना क्लियर नहीं हो पाया होगा, थोड़ा हम और इसके अंदर जाते हैं। 1 घंटे में हमने बताया लगभग 1083 शब्द हैं और वही आप 1083 को 60 से भाग करेंगे तो लगभग आपका हो जाएगा 17 से 18 शब्द प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में आपको 17 से 18 वर्ड लिखने होंगे, तब आप जो है अपने सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। यानी आपका हो गया ये कि 17 से 18 शब्द अगर आप 1 मिनट में यूज कर रहे हैं तो आपको लगभग एक प्रश्न को हल करने में जो कि 125 वर्ड का रहेगा वो लगभग आपका टाइम लग जाएगा 18 लगभग 7 मिनट। यानी आपको लगभग जो है एक प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर 7 मिनट लग रहा है। यही नहीं है बल्कि आप देखोगे कि अगर आपको ये क्वेश्चन आपको आता है तब भी जो है आप 7 मिनट में इसको हल कर पाए, ये थोड़ा आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उसमें आपको प्रश्न को पढ़ना भी पड़ेगा और ज़रूरी नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाए तो खूब बढ़िया है, लेकिन इसमें आपको कुछ और भी सोचने में टाइम लग सकता है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो बीच बीच में जो है एग्जामिनेशन हॉल में जैसे साइन करवाने के लिए आ जाते हैं
या फिर आपको जो है कुछ अलग से जो है दोबारा कुछ ऐसे शब्द मिल गए जिसकी गहराई को आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसमें आपका टाइम जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देख लें तो 8 से 9 मिनट एक क्वेश्चन को हल करने में लगेगा। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है अगर आप इसका प्रैक्टिस नहीं किए हुए रहते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से ये आग्रह है कि आप पहले जो है प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसका आप एक बार प्रैक्टिस कर ले। साथ ही साथ अगर आपको लगे तो एक टेस्ट सीरीज हो सकता है तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर किसी इंस्टीट्यूट का आप प्रैक्टिस के लिए यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट सिर्फ आपको गाइड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आपके लिखने की सवाल है तो वो जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो इम्पॉसिबल है। हम कितना भी आपको समझा दें या फिर हम कितना भी आपको बता दें, लेकिन अंतोगत्वा परीक्षा हॉल में आपको जाना है। तो जब तक आप जो है इस बात को प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, हो सकता है जो है वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। और यहाँ पर एक या दो क्वेश्चन भी आप अगर छोड़ देते हैं तो इसका बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि 1 या 2 नंबर से आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट रहते हैं और उसमें आपका रैंक जो है प्रभावित हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। हाँ, हालांकि हम यहाँ पे आपको इतिहास से रिलेटेड ही क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं, लेकिन आपका पूरा कर्तव्य बनता है कि जीएस पाँचों पेपर को आप बराबर से वेटेज देंगे और पाँचों पेपर को जो है आप नियमित रूप से अध्ययन करेंगे और उसका PYQ देखेंगे, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि टेस्ट सीरीज या फिर अपने घर में भी उसका प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तब तक जो है इसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि आप कितना भी जानते हो, लेकिन परीक्षक जब तक आपके कॉपी में उस कंटेंट को नहीं देखेगा जो वो देखना चाहता है, तब तक वो आपको मार्क्स नहीं देगा। और आप जो है जब तक उसमें नहीं लिखोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप जो है इस बात को भली भांति जानते थे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि आप इन सभी मुद्दों को समझें और अच्छे से अपने एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्मेंस करें। इसलिए हम पहले से आपको इस बात से अवगत करा रहे हैं और कुछ प्रश्नों को हम प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, ताकि आप अच्छे पोजीशन में हो और जिस दिन एग्ज़ाम में हो तो उस दिन आप अच्छा परफॉर्म करें। क्योंकि जो भी हमें गलती करना है अपने घर में कर लेना है, अपने प्रैक्टिस के दौरान कर लेना है, ताकि परीक्षा हॉल में कोई भी गलती करने की गुंजाइश ना हो। और इतना आप जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई ज़्यादा बोझ नहीं लगेगा। और चूंकि ये आपके दिनचर्या से जुड़ जाएगा तो अचानक से जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वो आपके लिए नया नहीं लगेगा। तो आइए हम लोग प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे देखने का प्रयास करते हैं। और हम जो यहाँ पर प्रयास करेंगे 2018 से लेकर 2024 तक यूपीपीसीएस या फिर अब तो यूपीपीएससी नाम दिया गया है, तो जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इतिहास से रिलेटेड उसे हम यहाँ पर कवर करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आपको वहाँ पर किस प्रकार से आंसर को लिखना है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो कि उस प्रश्न में होने ही चाहिए। तो आइए हम पहले एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसी क्वेश्चन के अनुरूप हम बात करेंगे कि उसमें कौन से कंटेंट जाना अनिवार्य है। आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न 2018 में क्या पूछा गया है। हम आपको जो है क्वेश्चन बोर्ड पर भी लिख देते हैं ताकि आपको जो है सहूलियत हो, और जिन बच्चों के पास PDF के रूप में अगर प्रश्न हो तो आप वो देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये प्रयास करना चाहिए कि अभी हम जो आपको समझा रहे हैं उसे आप ध्यानपूर्वक देखें, और जब हम लोग जो है अपने प्रश्न को देख लेंगे तो कोशिश करें कि अलग से भी आप अपने घर में होमवर्क की तरह इसे प्रयास करें और फिर से लिखने का प्रयास करें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। क्योंकि आप देखोगे कि एक बार आप लिखोगे तो हो सकता है आप एवरेज आंसर लिखो, दूसरी बार आप लिखोगे तो उससे बेहतर आंसर लिख सकते हो, और तीसरी चौथी बार अगर आप लिखोगे तो आप जो सटीक उत्तर होता है उसके बहुत करीब हो जाओगे। तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। और यह ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में ही चेक कराएं। आप देखोगे कि खुद से अगर आप कुछ आंसर लिखते हो तो आपके मन में ही लग जाएगा कि यहाँ पर जो है हम कुछ पॉइंट को मिस कर रहे हैं। लेकिन ये एक बार से नहीं होगा। आप एक बार लिखो, फिर आप उससे बेहतर करने की सोचो, और अगर मौका मिले तो 3-4 बार लिखने का कोशिश करें, ताकि इससे फ़ायदा ये हो जाएगा
कि आप जितना बार उसे देखोगे तो जो मतलब आप आंसर का जो करीबी पॉइंट होता है वहाँ तक आप पहुँच जाओगे और आपके मन में ही लग जाएगा कि हाँ, ये उत्तर जो है हम लिख सकते हैं, और ऐसा आंसर लिखेंगे तो सामने वाले को भी ठीक लगेगा, तो वो आपके मन में ऐसा लग जाएगा। तो इसलिए आप जो है ज़रूरी नहीं है कि कहीं से चेक करवाएं। हाँ, अगर कोई आपके मित्र हैं तो उनसे भी जो है आप इस प्रकार से अपने प्रश्न को जांच करवाइए और उनका आंसर आप जांच कर सकते हैं, इससे दोनों का लाभ हो जाएगा। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि 2018 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और हमें उसका आंसर किस प्रकार से देना चाहिए था, उसे यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इतिहास में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन है सरदार, ये जो है इतिहास में प्रश्न पूछा गया है 2018 में। यहाँ पे एक बात और भी हम बता दें कि 6 क्वेश्चन जो है लगभग हर एक साल 2018 से लेकर 2024 तक जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री से रिलेटेड पूछा गया है, और कमोबेश इसकी प्रकृति यही सोच कर चलिए कि कम से कम 6 क्वेश्चन तो हर एक सेक्शन से रहेगा ही। यानी 6 क्वेश्चन आपका हो गया जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री से, 6 फिर हो जाएगा या फिर 7 हो जाएगा ज्योग्राफी से, उसी प्रकार 6 या 7 समाज से या फिर भारतीय समाज से हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यह भी समझ लिया कि आखिर कितने प्रश्न इतिहास से पूछे जा सकते हैं। तो एक बार हम लोग पहले समझते हैं कि इस क्वेश्चन में आखिर पूछने का क्या प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे, उन्होंने रियासतों का जो एकीकरण किया था उसकी भूमिका को आपको बताना है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को मार्क भी कर सकते हैं, इसमें आप क्वेश्चन को मार्क भी कर सकते हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे आप मार्क कर लें ताकि आपको ये आसानी हो कि उस पॉइंट पे आप ज़्यादा फोकस रहें, क्योंकि इधर उधर की बात अगर आप लिखेंगे तो परीक्षक इरिटेट हो सकता है और आपको इधर उधर की बात लिखने के लिए वो मार्क्स नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रहना है कि जो प्रश्न में पूछा गया है उसी के इर्द गिर्द रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और एक बात हम आपको और भी क्लियर कर दें कि ये ज़रूरी नहीं है कि 125 वर्ड्स में जिस प्रश्न को आपको बताना है तो वो 125 गिनती के हिसाब से हो। 2, 4, 5 या 10 तक जो है आप इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके नोटिफिकेशन में आप देखोगे तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि 10% ज़्यादा या फिर 10% कम आप आंसर में लिख सकते हो, उसमें आपकी नंबर नहीं कटौती की जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप 125 के जगह पे 200 शब्दों में लिख दोगे या फिर 125 के जगह आप 90 शब्द में लिखते हो यानी 90 शब्दों में, तो हो सकता है आपका जो है मार्क्स काट लिया जाए। तो इन बातों को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न को, एक बार पहले हम मार्क कर लिए तो इसमें 2 बातें आई। इसमें सबसे पहला नंबर बात आया कि सरदार पटेल की भूमिका, और दूसरी बात आया इनकी भूमिका भारतीय रियासतों के एकीकरण में क्या थी, वो आपको स्पष्ट करना है। इस प्रश्न में हम आपको एक एक कर उत्तर नहीं लिखाने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर तो मार्केट में ऑलरेडी उपलब्ध है। हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो इसमें आना बहुत ही अनिवार्य है और वो परीक्षक आपके कॉपी में देखना चाहता है, क्योंकि वो पॉइंट अगर वो परीक्षक नहीं देखता है तो हो सकता है वो आपको मार्क्स ना दे। तो हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसमें पॉइंट क्या होने चाहिए। तो अगर हम इसके उत्तर में पहले पॉइंट की बात करें सरदार पटेल की, तो इन्होंने भारतीय रियासतों का एकीकरण करने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाया था और स्वतंत्र भारत के ये प्रथम जो है होम मिनिस्टर या फिर जिसे हिंदी में गृह मंत्री कहते हैं उसका पद इन्होंने संभाला था, और इन्होंने लगभग 562 रियासतों का भारत में एकीकरण किया था। और ऐसा माना जाता है कि सर्वाधिक इनके द्वारा ही प्रयास किया गया था, जिस वजह से आज वर्तमान भारत की स्थिति जो आप देख पा रहे हैं वो कमोबेश इन्हीं के देन है। इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और लौह पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही सख्त नीति अपनाते हुए भारतीय रियासतों का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अब हम बात करते हैं कि पॉइंट आखिर क्या होना चाहिए। तो पॉइंट में आप देखोगे तो पहला पॉइंट ये आता है कि ब्रिटिश जब भारत छोड़कर जा रहे थे तो आखिर उस समय भारत की स्थिति क्या थी। तो उस समय आप देखोगे तो ब्रिटिश भारत और देसी रियासत ये दोनों विद्यमान थे। ब्रिटिश भारत तो सीधे जो है वो भारत में आ जाता, चूँकि ब्रिटिश जो है भारत को छोड़ के जा रहे थे तो सत्ता हस्तांतरण भारतीयों को उन्हें करना ही था।
तो इसमें उतना समस्या नहीं था। समस्या आ रही थी यहाँ पर, चूंकि अंग्रेजों ने जो भारतीय देशी रियासत थे उनके साथ संधि और जो समझौता पहले से कर रखा था, वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो अधिनियम बना था उसमें उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जो भी देशी रियासत हैं वो हमारे जाने के पश्चात या तो वो भारत में मिल सकते हैं या तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं या फिर वो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो इसी बात से जो है ज़्यादा समस्या हो गया था। तो इस क्षेत्र के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं था, इस क्षेत्र से थोड़ा प्रॉब्लम होना आरंभ हुआ था। तो आप देखोगे कि पटेल जी के द्वारा इसी क्षेत्र को एकीकरण किया गया था और इनकी अगर हम कुल रियासतों की बात करें तो ऐसा माना जाता है लगभग 565, किसी किसी बुक में 562 भी रहता है। तो ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, आप अगर दोनों में से कोई भी लिख देते हैं तो इंडिपेंडेंस के समय लगभग 565 के आसपास ये जो देशी रियासत थे यहीं पे समस्या आ रही थी। इसमें भी सरदार पटेल जी के द्वारा लगभग 560 के जो आसपास रियासत थे उनको तो जो है मिला लिया गया था, लेकिन 5 जो रियासत बच गए थे वो थोड़ा आनाकानी ज़्यादा कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो भारत में मिलने से थोड़ा मना कर रहे थे, या फिर आप देखोगे कि उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो अगर भारत में नहीं मिलते तो फिर बहुत ज़्यादा है विकराल स्थिति हो सकती थी। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें हैदराबाद की, जूनागढ़ की, कश्मीर की, और अगर हम बात करें इसमें तो त्रावणकोर, और एक आपका हो गया भोपाल। इसमें से कुछ ऐसे भी मतलब देशी रियासत थे जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। जैसे कि हम बात करें हैदराबाद की, भोपाल, और एक और था जोधपुर। उसमें से अगर आप देखोगे तो हैदराबाद, जूनागढ़ और जोधपुर वाला जो रियासत था वो पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था। तो इस प्रकार से अगर भारत की स्थिति देखोगे तो भारत, हम एक रफ मैप लिए हैं तो इसे आप बस एक अनुमान के अनुसार ले, तो जूनागढ़ जैसे कि ये गुजरात वाले क्षेत्र में था। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में था। कश्मीर, चलो ये तो चलो बॉर्डर लाइन पे इधर आ जाएगा। त्रावणकोर की बात करें तो ये अभी जो वर्तमान में केरल वाला क्षेत्र है उधर आ जाएगा। भोपाल जो कि एमपी में है, और जोधपुर जो कि राजस्थान में। तो अगर हम बात करें हैदराबाद जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया हैदराबाद, जूनागढ़ यहाँ हो गया, कश्मीर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, त्रावणकोर इधर हो गया, भोपाल इधर हो गया, और जोधपुर इधर अगर आप देखोगे हैदराबाद, जूनागढ़ और जोधपुर की अगर बात करें, अगर वो पाकिस्तान में मिलता तो बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती थी, चाहे वो सेना को लेकर हो या फिर आवागमन को लेकर हो या फिर बॉर्डर से रिलेटेड बहुत सारे विवाद हो सकते थे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जगह जगह पर जो है पाकिस्तान बन जाता और अलग से यहाँ पर ट्रेड करने में या फिर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत सारी कठिनाई हो सकती थी। इस वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर कुछ जो है अपनी रणनीति अपनाई, जिसमें उन्होंने कुछ प्रलोभन दिया और कुछ को तो डराया धमकाया भी। और इसके आधार पर आप देखोगे तो उन्होंने इन देशी रियासतों को एकीकरण करने में सफलता हासिल की। तो आप पहला पॉइंट जो है आप इन सभी देशी रियासतों का आप उदाहरण दे सकते हैं और इनके बारे में एक एक लाइन, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 लाइन आप लिख के यहाँ पर आप अपने आंसर को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसमें आगे जो दूसरा पॉइंट ऐड होगा उसमें आप देखोगे कि सरदार पटेल ने यहाँ पे कुछ नीति अपनाई थी जिसका नाम है स्टैंड बिल, और दूसरा जो नीति था उसे हम कहते हैं बिल ऑफ एसोसिएशन। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये दोनों था क्या। तो आप देखोगे कि शुरुआत में जो पटेल जी ने इन देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए जो प्रावधान करवाए थे, स्टैंड बिल एक्ट, इसके तहत यह प्रावधान किया था कि अगर ये देशी रियासत भारत में अपने को विलय करते हैं यानी मर्ज करते हैं तो इन्हें मात्र जो है 3 चीज़ों पे अधिकार नहीं होगा, बाकी इनकी जैसी भी स्थिति है वो बने रहने देते। जैसे कि संचार हो गया, विदेश नीति हो गई और सुरक्षा।
मतलब ये तीनों जो व्यवस्था था वो केंद्र सरकार यानी जो भारत सरकार होता उसके पास होता, और बाकी जो भी मतलब जो अधिकार हैं वो उन देशी रियासतों को प्राप्त होते। अगर हम वही बात करें बिल ऑफ एसोसिएशन की, तो इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इसके तहत ये था कि जितने भी देशी रियासत थे उनको भारत में विलय करना ही पड़ता, यानी उनकी जो भी संपत्ति थी वो भारत सरकार की हो जाती, और इसमें कुछ जो है भारत सरकार के द्वारा कुछ सुविधा दी जाती, जैसे कि उनके जो है महल को जब्त नहीं किया जाता, जो पर्सनल संपत्ति थी उसे रहने दिया जाता, और इसके साथ ही कुछ उनके जो अधिकार यानी विशेषाधिकार उसको कह सकते हैं, जैसे नौकर रखने हो गया, कुछ सेना रखने की भी स्वतंत्रता थी। तो इस प्रकार के जो है प्रावधान इसके तहत किए गए थे। हालांकि बाद में बिल ऑफ एसोसिएशन को भी कुछ संशोधन कर दिया गया, और लास्ट में ये डिसीजन हुआ कि जितने भी देशी रियासत हैं उनको जो है भारत में विलय कर दिया जाएगा, और भारत में एक संघीय सरकार का गठन किया जाएगा, और जो भी स्टेट हैं उनके लिए अलग से अधिकार दिए जाएंगे। जैसे कि आप वर्तमान भारतीय राजनीति में देखते हो कि केंद्र सरकार अलग से काम कर रही होती है और राज्य की जो सरकारें हैं वो अपने जो है अनुसार काम कर रही होती है। हालांकि दोनों के लिए भारतीय संविधान ही मार्गदर्शक है। तो इस प्रकार से अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे सरदार पटेल जी के द्वारा देशी रियासतों के एकीकरण के लिए प्रयास किया गया था। वहीं अगर हम बात करें कुछ जैसे देशी रियासत की हम लोगों ने चर्चा किया, वो भारत में मिलना नहीं चाहते थे, तो उसकी आखिर स्थिति क्या थी और उसको आखिर पटेल जी के द्वारा मिलाया क्यों गया? क्योंकि कभी कभी इससे रिलेटेड भी प्रश्न बन जाते हैं, और अगर सब्जेक्टिव में ना पूछे तो आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि हम बात करें जूनागढ़ की, बस शॉर्ट में देखेंगे, हम इसे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अगर आपसे प्रश्न कहीं पूछ लिया जाए तो उस समय आप ये ना सोचे कि हमें तो करवाया नहीं गया। बस एक या दो लाइन में हम लोग समझेंगे कि उस राज्य की स्थिति क्या थी और आखिर उसे मिलाया कैसे गया। जैसे कि अगर हम जूनागढ़ की बात करें जो कि गुजरात में था, इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से थी कि यहाँ की जो प्रजा थी वो बहुसंख्यक हिंदू थी। बहुसंख्यक हिंदू मतलब ज़्यादातर जो यहाँ पे निवास करने वाले लोग थे वो हिंदू थे, और यहाँ के नवाब जो थे वो मुस्लिम थे। इसमें प्रॉब्लम ये था कि ये जो नवाब थे वो पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे अपने राज्य का, लेकिन सरदार पटेल जी के द्वारा यहाँ पर जो है दबाव बनाया गया, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको कुछ प्रलोभन भी दिया गया कि वो अपने आप को भारत में विलय कर ले। लेकिन जब ये तैयार नहीं हुए तो यहाँ पर जो है एक जनमत संग्रह करवाया जाता है। जनमत संग्रह करने का मतलब ये हुआ कि वहाँ के जो आम लोग हैं उनसे जो एक डिसीजन लिया जाता है, उनसे चुनाव करवाया जाता है कि वो भारत के पक्ष में रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के। तो इस जनमत संग्रह में लगभग 91% लोगों ने भारत के पक्ष में मतदान किया, यानी उनका ये मानना था कि वो भारत में अपने आप को जो है विलय करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह के द्वारा सरदार पटेल जी के नेतृत्व में भारत में कर लिया गया। अब हम बात करते हैं जो दूसरा जो है देशी रियासत था जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, हैदराबाद। ये भी जो है पाकिस्तान में विलय के लिए सोच रहे थे। इसके जो नवाब थे उसका नाम था मीर उस्मान अली। ये चाहते थे कि इनका राज पाकिस्तान में जो है मिल जाए। तो यहाँ पे भारतीयों के द्वारा यानी भारतीय सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसका नाम है ऑपरेशन पोलो। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो इस ऑपरेशन के द्वारा देखोगे तो मात्र 5 दिन में भारतीय सेनाओं के द्वारा जो है हैदराबाद के ऊपर नियंत्रण कर लिया जाता है, और इस प्रकार से हैदराबाद भारत का हिस्सा बन जाता है। अब हम अगले के ऊपर बात करेंगे, कश्मीर। सबसे जो है विवादित और सबसे जो परेशानी करने वाला जो रियासत था वो कश्मीर ही था, क्योंकि आज़ादी के समय ये ना तो पाकिस्तान में गया और ना ही ये भारत में विलय के लिए राजी हुआ। लेकिन होता यह है कि आज़ादी के कुछ दिनों के पश्चात ही पाकिस्तानियों के द्वारा यहाँ पर चोरी छिपी कबायलियों के माध्यम से
ये जो वहाँ पे पशु चारक होते हैं उसे कबायली कहा जाता है। तो इसके माध्यम से वो कश्मीर के ऊपर हमला कर देते हैं। वहाँ के जो राजा थे उस समय, उनका नाम था हरि सिंह। वो जो है भारत से सहायता मांगते हैं, लेकिन भारत जो है एक शर्त रखता है कि जब तक वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तब तक जो है वो सहायता नहीं देंगे। इसी कारण आप देखोगे कि इस बीच में जो टाइम पीरियड थोड़ा गैप होता है, उस वजह से लगभग 45% जो है कश्मीर का क्षेत्र उसके ऊपर पाकिस्तानियों के द्वारा नियंत्रण कर लिया जाता है। लेकिन जो ही विलय पत्र पर हरि सिंह के द्वारा हस्ताक्षर कर लिया जाता है, उसके पश्चात भारत सरकार उस पर एक्शन लेती है। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में जो है ये एक्शन लिया जाता है। यानी शेष जो कश्मीर का क्षेत्र था उसके ऊपर भारतीय सेना के द्वारा नियंत्रण कर लिया जाता है। इसी बीच घटना कुछ इस प्रकार से होती है कि भारत के उस समय वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने नेहरू जी को सलाह दिया कि इस मुद्दे को यूएनओ में रखा जाए, ताकि जो है वहाँ से कुछ जो है हल निकले और इसके ऊपर जो है भारत को राहत मिल सकती है और हो सकता है कि कश्मीर का मुद्दा भारतीयों के पक्ष में आ जाए। इस वजह से आप देखोगे कि 1950-51 के आसपास यूएनओ में भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा ये प्रस्ताव रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर यूएनओ ने जो है थोड़ा इसे अलग दृष्टिकोण से देखा। इसे भारत और पाकिस्तान विवाद के रूप में देखा गया, जो कि उचित नहीं था। क्योंकि आप देखोगे एक तरह से तो भारतीयों के पक्ष में हरि सिंह ने विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया था और इस वजह से ये जो क्षेत्र है वो भारत का हिस्सा होना चाहिए और पाकिस्तानियों के द्वारा कबायलियों के माध्यम से एक तरह से हमला किया गया था। लेकिन इस बात को वहाँ पर नज़रअंदाज किया गया और यूएनओ के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि जो पाकिस्तानी सैनिक कश्मीर के ऊपर कब्जा कर रखे हैं वो अपने सेना को वापस ले जाए और भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि वहाँ पर एक जनमत संग्रह करवाए और जो जनमत संग्रह के माध्यम से यहाँ पर निर्णय होगा उसका जो है सम्मान किया जाए। लेकिन इसमें पाकिस्तानियों के द्वारा अपने सेना को नहीं हटाया गया और भारत सरकार ने वहाँ पर जनमत संग्रह करवाया। हालांकि वो पूर्ण रूप से जनमत संग्रह आप नहीं कर सकते हो, वहाँ पर चुनाव करवाया गया और चुनाव में जो है बहुत लोग हिस्सा लिए और बाद में वहाँ पर सरकार भी गठित हुई। उसी के अनुरूप आप देखोगे आज़ादी से लेकर अभी तक जो कश्मीर का हिस्सा है वो इसी विलय पत्र के माध्यम से हमारा हिस्सा है। लेकिन आप देखोगे कि उस विलय पत्र में जो पाकिस्तान ने अधिकृत कर रखा है, जिसे पीओके भी कहा जाता है, वो भी हमारा हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि राजा हरि सिंह के द्वारा कश्मीर का विलय भारत के पक्ष में किया गया था और पाकिस्तानियों के द्वारा यहाँ पर तो एक तरह से ज़बरदस्ती या फिर आक्रमण किया गया था। लेकिन ये विवाद अभी तक बना हुआ है। इसमें हम लोग कभी अगर मौका मिलेगा तो स्वतंत्रता के पश्चात की जो भारत की घटनाएं हैं उसमें हम कश्मीर के मुद्दे को डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर हम लोग बस क्वेश्चन के अनुसार जो है थोड़ा आपको व्याख्या कर दिए। यहाँ पर हमने आपको क्वेश्चन के अनुसार थोड़ा आपको डिटेल्स बता दिया, ताकि अगर ऐसा कुछ आपको इसमें ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं। इसमें एक बात और भी जो है कभी कभी मैं देखता हूँ कि ऑब्जेक्टिव में भी इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि जो पीओके है उसकी राजधानी कहाँ है। तो मुजफ्फराबाद जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी है, वो आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। अब हम आते हैं अगले जो देसी रियासत थे उसके ऊपर, जो कि है भोपाल। भोपाल भी जो है बहुत नौटंकी किया था भारत में मिलने से पहले। यहाँ के जो नवाब थे उनका नाम था हमीदुल्ला खान। ये भी जो है भोपाल को मतलब स्वतंत्र बनाए रखना चाहते थे, लेकिन भारतीय सरकार के द्वारा पटेल जी के नेतृत्व में इस पर दबाव बनाया जाता है और लास्ट में जो है भोपाल का विलय भारत में कर लिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें जोधपुर की, तो इसमें आप देखोगे इसके जो शासक थे वो तो महाराजा हनुमंत सिंह थे, जो कि एक हिंदू थे, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान में विलय चाहते थे। लेकिन यहाँ भी पटेल जी के प्रयास से भारत में इसका विलय कर लिया गया। अब हम लोग आते हैं जो एक रियासत बच रहा है वो है त्रावणकोर। ये भी जो है अलग से मतलब स्वतंत्र रहना चाहता था। इसके साथ एक और था रियासत जिसका नाम है कोचीन।
ये दोनों जो है स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन इसे भी पटेल जी के नेतृत्व में डराकर कहिए, धमकाकर कहिए या फिर प्यार से कहिए, इसे जो है भारतीय राज्य में मिला लिया जाता है और त्रावणकोर, कोचीन दोनों को मिलाकर एक नया राज्य इसमें स्थापना किया जाता है जिसका नाम केरल होता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि जो भी मतलब भारतीय रियासत जो भारत में प्यार से मिले हैं या फिर उनके ऊपर दबाव बनाया गया है, लेकिन सरदार पटेल जी के नेतृत्व में कमोबेश जितने भी रियासत थे उन्हें भारत में विलय कर लिया गया। इसलिए आप देखोगे कि आपसे ये प्रश्न भी पूछा गया है कि आखिर पटेल जी के द्वारा भारत के एकीकरण में क्या प्रयास किया गया। तो आपको इन सभी मुद्दों को इसमें ऐड करना है। तो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को इतना डिटेल से इसलिए समझाया ताकि आपको इसके हर एक जो है बारीकी को समझने में आसानी हो, और जब आप अपने प्रश्न को उत्तर करने बैठे तो आपके पास पर्याप्त कंटेंट हो। तो हम लोग आज अपने क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हम लोगों ने एक क्वेश्चन को आज सिर्फ देखा कि आखिर प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। अगले क्लास से हम लोग बात करेंगे कि शेष जो क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं वो कौन कौन से थे, और फिर इसी को हम जो है कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा जो है पूरा एक तरह से सीरीज चलेगा। हो सकता है 10 क्लास हो, 15 क्लास हो, जो भी लगे। हम कोशिश करेंगे कि पहले यूपीपीसीएस का जो PYQ है उसे डिफाइन करें, उसे आपको समझाएं। उसके पश्चात हम लोग प्रयास करेंगे कि जो बीपीएससी के मेंस में पूछा गया प्रश्न है जीएस से रिलेटेड और वो हिस्ट्री से हो, तो उसे भी हम लोग इसी प्रकार से एक एक करके चर्चा करेंगे। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आज हम लोगों ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन को इसलिए देखा चूँकि हम लोगों ने इसके बेसिक बातों को ज़्यादा समझने का प्रयास किया और हमने पैटर्न को समझा, सिलेबस को समझा और हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए इसे देखा। अगले क्लास से हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे और जो शेष 5 इसमें प्रश्न बचे हुए हैं, चूँकि हर एक साल लगभग 6 प्रश्न आते हैं इतिहास से, तो उसे हम इसी प्रकार से डिटेल से अध्ययन करेंगे और जो बेसिक बात होगी उसे भी हम लोग बीच बीच में आपको बताते रहेंगे और कैसे आपको एक अच्छा उत्तर लिखना चाहिए उसे हम भी गाइड करते रहेंगे। और अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।